ये बेटा ये क्वेश्चन पढ़े जरा प्लीज। एक दफा ये क्वेश्चन पढ़े। मैं यही कॉपी शॉपी कर रहा था कि आपको मैं भेज भी दूं फाइल, ताकि आप इसको मोबाइल पे क्वेश्चन को ओपन कर लें। 1 मिनट मुझे दे दें, जितनी देर तक ये पढ़ा जाता है पढ़ लें इसको। पढ़ें इसको, ये हमने करना है क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा जी, क्वेश्चन में क्या कहता है? ये सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, इसमें कोशिश की गई है सारी एडजस्टमेंट्स कवर की जाए आई कैप के पेपर की। मतलब आई कैप का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको मोल्ड किया हुआ है और उसमें सारी एडजस्टमेंट्स कवर करने की कोशिश की गई है कि एक सवाल करें और आपके मसाइल हल हों काफी। क्वेश्चन में वो कहता है एनपीवी निकालें, एनपीवी कैलकुलेट करें, आईआरआर और पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड निकालना है प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट का। और इन्वेस्टमेंट किस प्रोडक्ट्स में होनी है? अल्फा एंड बीटा, ये दो प्रोडक्ट्स हैं। एडवाइस करना है कि कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। तो आपने जो एडवाइस करना होता है बच्चे, वो एनपीवी से फाइनल डिसीजन लेना है। बाकी मेथड से भी ले सकते हैं, लेकिन असल डिसीजन एनपीवी की बेस पे ही लेना होता है। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नेगेटिव आएगी तो रिजेक्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट दिया हुआ है आपको, और वो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो डेटा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कहता है आरएफ लिमिटेड एक लेयर कंपनी है दैट इज रिकवरिंग फ्रॉम अ लॉस मेकिंग वेंचर इनटू मैगजीन पब्लिकेशन 3 years अगो। तो 3 साल पहले ये कोई लॉस मेकिंग वेंचर था, इन्होंने कोई मैगजीन पब्लिकेशन का काम शाम है उससे रिकवर करें। ठीक है, कंपनी नई दो प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाह रही है, अल्फा एंड बीटा, और जुलाई 2025 से। यानी जो आपका प्रोजेक्ट है ना, उसमें दो प्रोडक्ट्स बन के बिकनी है। कहीं नहीं नीचे रिक्वायरमेंट में कहा हुआ कि सेपरेटली इवेल्युएट करें। रिक्वायरमेंट में कहीं नहीं कहा हुआ, सेपरेट इवेल्युएशन नहीं कहा। तो आपकी दो प्रोडक्ट बननी है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में, अल्फा एंड बीटा। और आपने वो प्रोडक्ट 1 जुलाई 2025 को लॉन्च करनी है। आज क्या डेट है? अच्छा वो यहाँ पे थी आज 30 जून, वो कहता है ज्यूम करें, या आज 1 जुलाई है। ठीक है, कहता है कंपनी बिलीव करती है कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल 4 साल है। अल्फा जो है वो बीटा का ही एक वर्जन है, यानी अल्फा और बीटा ये दोनों एक दूसरे की एक इम्प्रूव शक्ल है, या उसका ये एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो ये दो प्रोडक्ट्स कहने को हैं, लेकिन ये मिलती जुलती प्रोडक्ट्स हैं। सेल मिक्स दिया हुआ है, कहता है ज्यूम करें कांस्टेंट होगा। सेल मिक्स का मतलब है इतने इतने यूनिट हर साल बिकेंगे। तो अल्फा के 60,000 यूनिट बिकेंगे, फिर 1 10, फिर 1 लाख और 30,000। इसी तरह बीटा के यूनिट्स हैं। उसके बाद हर प्रोडक्ट की सेल प्राइस दी हुई है।
सारी कॉस्ट जमा करके ना बीच में ये सेल प्राइस दी हुई है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल होता है, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे दी हुई है। याद रखिएगा, फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट पे नहीं लेते डिसीजन मेकिंग में, टोटलिटी में लेते हैं। इंक्रीमेंटल रेलेवेंट ही होती है, लेकिन ना उसको पर यूनिट पे लेना है ना प्रोडक्ट वाइज लेना है, वो टोटल लेनी है प्रोजेक्ट की। और ये कॉस्ट आपको फर्स्ट ईयर में दी हुई है। ठीक है जी, पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है। हमें इसमें से सेल प्राइस चाहिए, मटेरियल कॉस्ट चाहिए, फिक्स पर यूनिट पे नहीं चाहिए होती, ये टोटलिटी में चाहिए। ये मार्कअप भी नहीं चाहिए कहीं। आगे चलें। कहता है इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट जो है ना वो 1 मिलियन है फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में। 1 मिलियन की फिक्स कॉस्ट है। अब ये टोटलिटी में दी है, ये रेलेवेंट है, ये पर यूनिट वाली नहीं। और वो कहता है उनको अपोर्शन किया जा सकता है सेल वैल्यू की बेस पे। अल्फा और बीटा, यहां बच्चे जो गलती करते हैं वो अल्फा बीटा की सेपरेट इवैल्यूएशन शुरू कर देते हैं। नहीं, आपने सेपरेट इवैल्यूएशन का कहा ही नहीं कहीं पे। उसने तो क्या, प्रपोज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है उसकी इवैल्यूएशन करनी है। ठीक है, प्रपोज प्रोजेक्ट की आपने अल्फा के लिए अलहदा और बीटा के लिए अलहदा करना जरूरी नहीं है। ये कहीं नहीं कहा हुआ उसने सेपरेटली इवैल्यूएट करें। वैसे भी आगे इन्वेस्टमेंट का डाटा ये वो सब आपको कलेक्टिव मिलेगा। तो 1 मिलियन की ये अमाउंट लेके चलेंगे फिक्स कॉस्ट की, ये अपोर्शनमेंट वाली लाइन इग्नोर होगी। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 5 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में, और वो 2 लाख रुपए होगी अगले 2 साल में पर ईयर। यानी पहले साल होगी, दूसरे तीसरे साल 2 लाख। बाकी उसके अलावा कोई और इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट नहीं है एडवर्टाइजमेंट के अलावा। कहता है इन दो प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आप प्रीमिसेस में यानी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लें जी, ये अब दोनों प्रोडक्ट को इकट्ठा बनाने के लिए या उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट इकट्ठी है। यहां से पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट एक ही है, लेकिन उस प्रोजेक्ट में दो प्रोडक्ट्स बननी है। इस सवाल को देखते साथ ही बच्चे सबसे पहले गलती क्या करते हैं, दो एनपीवी के टेबल बनाना शुरू कर देते हैं, अल्फा के लिए अलहदा, बीटा के लिए अलहदा। जब वो इधर पहुंचते हैं तो परेशान हो जाते हैं, यार अब ये कैसे सेपरेट करें। जरूरत ही नहीं है, आपने रेवेन्यू इकट्ठा ले देना है, वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी ले लेनी है, बस ठीक है। इकट्ठा प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन करनी है, प्रोडक्ट की नहीं करनी, पूरे प्रोजेक्ट की करनी है। और उसमें दो प्रोडक्ट्स बननी है, दो छोड़ के पांच भी बननी हो। आम हालात में जब क्वेश्चन होता है तो एक प्रोजेक्ट में एक प्रोडक्ट बननी होती है, यहाँ दो बननी है, तो दोनों का डाटा कंबाइन ले लेंगे। पता कहां से चला, इन्वेस्टमेंट कंबाइंड है। कहता है इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा। हाँ जी, वो कहता है 3 मिलियन के डिवेंचर इशू करेंगे, 9% रेट है, 100 रुपए। और ये डिवेंचर शेयर्स में कन्वर्टेबल होंगे 8 साल बाद, या रिडीमेबल होंगे। ये तो भाई फाइनेंसिंग कैश फ्लो है, रेलेवेंट ही नहीं। फाइनेंस लेना है ना, ना ये रेलेवेंट ना इसका इंटरेस्ट रेलेवेंट। कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, जो बच्चा ये लेगा गलत है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, और इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट कहता है एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज आफ्टर फर्स्ट ईयर। आफ्टर फर्स्ट ईयर खुद बता दिया, दूसरे साल से इन्फ्लेट होगी। आफ्टर फर्स्ट ईयर इन्फ्लेशन होना है, फर्स्ट ईयर में नहीं होना, आफ्टर फर्स्ट ईयर होना है, ईयर 2 में होना है। इसने तो ये ऊपर वाली अमाउंट ईयर 1 की लिखी हुई थी, इसका मतलब है ये ईयर 1 तक के लिए इन्फ्लेटेड है। आपने ईयर 2 में इन्फ्लेट करना है, 3 में करना है, और 4 में करना है। 1 में इन्फ्लेशन नहीं होगा क्योंकि वो पहले से इन्फ्लेटेड दी हुई है, और कहा भी हुआ है। कहता है 85% ऑफ द वर्किंग कैपिटल आखिरी साल में रिकवर होगा। जब प्रोजेक्ट वाइंड अप करना है तो वर्किंग कैपिटल पूरा रिकवर नहीं होगा, 85% होगा। बाकी 15% लॉस ऑफ वर्किंग कैपिटल है। कहता है कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो प्रीमिसेस को और मशीनरी को 1.5 मिलियन पे बेचेगी, लेकिन कंपनी को 0.3 मिलियन की डिसमेंटलिंग कॉस्ट करनी पड़ेगी। मशीन वगैरह के लिए करनी पड़ती है, मशीनरी के लिए होगी डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है, प्रेमिसेस और प्लांट एंड मशीनरी की इकट्ठी स्क्रैप दी हुई है, तो इसको भी अलहदा करने की जरूरत नहीं है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट किसकी है नहीं बताया हुआ, वैसे ही मशीन की होती है चौथे साल के एंड पे।
क्योंकि चौथे साल के एंड पे ये लिखी हुई है और स्क्रैप भी आपको दी हुई है। इनमें कई क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ ऑल कैश फ्लोज एट टुडे प्राइसेस, तो ये पहले से इन्फ्लेटेड है अपने सालों के लिए। डिसमेंटलिंग कॉस्ट कहता है टैक्स अथॉरिटीज अलाउ करती हैं एज एन एक्सपेंस। ठीक है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट को टैक्स अथॉरिटीज एज एन एक्सपेंस अलाउ कर रही हैं। उसके बाद वो कहता है इस लाइन का क्या ट्रीटमेंट करना है वो बाद में बताता हूँ। कहता है तमाम स्टाफ जो अल्फा और ये आई कैप में भी आया हुआ पॉइंट डिसमेंटलिंग कॉस्ट का कहीं पास पेपर में। कहता है अल्फा और बीटा का जो भी स्टाफ है जब वो फ्री होगा तो उसको कहीं और रीडिप्लॉय कर लिया जाएगा, उनकी छुट्टी नहीं कराई जाएगी, मतलब उनको फारिग नहीं किया जाएगा 4 साल के एंड पे, वो कहीं और बाद में इस्तेमाल हो जाएंगे। नहीं तो वो फिर रिडंडेंसी की पे देता वर्कर की छुट्टी कराने की। कंपनी 25% टैक्स देती है और जिस साल प्रॉफिट कमाती है उसी साल टैक्स देती है। कहता है मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बल्कि इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एंड प्रीमिसेस दोनों ही है, सॉरी यहाँ गलती है टाइपिंग की। इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एंड प्रीमिसेस, उस पे इनिशियल अलाउंस है 20% का, और नॉर्मल डेप्रिसिएशन प्रीमिसेस मतलब बिल्डिंग, तो उस पे 25% रिड्यूसिंग बैलेंस है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन कहता है सेम बेसिस पे कैलकुलेट की जाती हैं, यानी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स सेम है। तो मशीनरी और प्रेमिसेस दोनों पे टैक्स डेप्रिसिएशन इकट्ठी है, ऑल्दो दोनों की अलहदा वैल्यू भी बताई हुई है लेकिन हम इकट्ठी कर लेंगे क्योंकि स्क्रैप वैल्यू इकट्ठी दी हुई है। आगे बस खत्म हो गया, ये सारा है। अच्छा ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट का क्या करेंगे? बेटा मैंने जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है ना उसको स्क्रैप में से नेट करना होता है, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट को स्क्रैप में से नेट कर देंगे। अगर आप नेट नहीं करना चाहते तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट को अलहदा से लिख दें स्क्रैप वैल्यू के नीचे। ठीक है, इस लाइन का क्या यूज है ये जब मैं आपको गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकलवाऊंगा ना तब बताऊंगा इस लाइन का कैसे इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पे वो कह देता कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट अलाउड नहीं है टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से तो फिर क्या करते? ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन में रेलेवेंट कॉस्टिंग भी आ गई, इन्फ्लेशन भी आ गया, वर्किंग कैपिटल भी आ गया, टैक्सेशन भी आ गया, सब कुछ है, सारे मसाले पाए जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट के मुताबिक चलूं तो हमारी कौन कौन सी लाइन आइटम्स नहीं है उनको क्रॉस कर देते हैं। जी, हमारी सेल या इनकम है दो प्रोडक्ट्स की, दोनों का डाटा ले लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट भी है, फिक्स कॉस्ट भी है, ये नहीं है। नॉन कैश आइटम भी है, टैक्सेशन भी है, रिवर्सल भी होगा, ये नहीं है। आठवीं लाइन आइटम नहीं है। इन्वेस्टमेंट है और स्क्रैप है, नेट स्क्रैप है, ओवरहॉलिंग नहीं है। 10वीं लाइन आइटम कोई एग्जिस्टिंग एसेट नहीं है, वर्किंग कैपिटल भी है। वर्किंग कैपिटल का क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं बताया तो आई कैप वर्किंग कैपिटल को उस वक्त तक इन्फ्लेट नहीं करता जब तक कहा ना हो। चलें जी, अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं इसको एक्सेल पे सॉल्व करूंगा ताकि टाइम बचे और जरा नीट सॉल्यूशन आ जाए। अच्छा, 1 मिनट ठहरिएगा, अगर मुमकिन है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको भेज दूं व्हाट्सएप पे ही, पता नहीं वो फाइल जाती है कि नहीं जाती। 1 मिनट ठहरिएगा। अटैचमेंट, नहीं मुझे नहीं अब समझ आ रही कि वो कैसे फाइल जाएगी आपको। चलें वहीं पर ड्राइव पे अपलोड कर देंगे। आप ऐसा करें कि इसकी पिक्चर ले लें फॉर द टाइम बीइंग,
ताकि जो बच्चे मुझसे आगे करना चाहें वो कर सकें। आप इसकी पिक्चर ले लो बेटा फिलहाल। मुझे अब समझ नहीं आ रही, ऐसा ना हो कि मैं टाइम ही वेस्ट करता रहूं, तो आप इसकी पिक्चर ले लें ताकि फिर आपके पास हो क्वेश्चन, आप परेशान ना हो, मेरे से आगे आगे सॉल्व करें जिनको आता है। क्योंकि फिर नहीं तो आप डिपेंडेंट होंगे कि सर फिर आप कॉपी पेस्ट ही कर रहे होंगे, आपकी अपनी लर्निंग जीरो होगी। शाबाश। जी बेटा, उम्मीद है आपने पिक्चर ले ली होगी हाफ क्वेश्चन की। अब रिमेनिंग हाफ की ले लें। जी जनाब, उम्मीद है आपने पिक्चर ले ली होगी। अब मैं इसको क्या करने लगा हूं, एक्सेल पे आ रहा हूँ, जरा नीट सोल्यूशन हो जाएगा। बाकी आप कॉपी पे भी कर सकते हैं, हम, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन जरा ये है कि सोल्यूशन आ भी जाएगा, रिकॉर्ड भी आ जाएगा और थोड़ा साफ आ जाएगा। जी, हमेशा असूल होता है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बगैर फिगर्स के पहले फॉर्मेट बनाएं। उम्मीद है आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। बगैर फिगर्स के फॉर्मेट बनाएं। जी जनाब, कंपनी का नाम है आरएफ लिमिटेड। अच्छा जी, हम सबसे पहले मल्टीपल मेथड्स हों तो हम पहले एनपीवी निकालेंगे, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू। और क्या रेट है, कितने परसेंट रेट पे निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने परसेंट थी। 13%। जी जनाब, तो एक कॉलम वर्किंग के लिए छोड़ देंगे, वर्किंग रेफरेंस के लिए। वर्किंग रेफरेंस के लिए। और लाइफ कितनी है जी, 0 1 2 3 4। कभी भी पूरी पूरी फिगर्स नहीं लिखनी, ना मिलियंस में लिखनी है। मिलियंस में लिखेंगे तो आई कैप का असूल है पॉइंट के बाद दो डेसिमल लिखता है। मेरी आदत है रुपीज इन थाउजेंड लिखें चुप करके बस। रुपीज इन थाउजेंड। रुपीज इन थाउजेंड। अच्छा जी, बगैर फिगर्स के पहले फॉर्मेट बनाएं। एनुअल सेल रेवेन्यू ऑफ अल्फा, पहली प्रोडक्ट। उसके बाद एनुअल सेल, बल्कि एनुअल सेल रेवेन्यू लिखें अल्फा का, और एक लाइन छोड़ के एनुअल सेल रेवेन्यू ऑफ बीटा। फिर इनमें से माइनस करना है एनुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ अल्फा। यूनिट्स अलग अलग है, खाली डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी लिख सकते हैं, एनुअल लिखना जरूरी नहीं है, बल्कि ये लिखते हैं शॉर्ट लिखते हैं। एनुअल तो मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ। फॉर्मेट पहले बनाते होते हैं, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट में दो प्रोडक्ट्स बनी है तो दोनों का डाटा लिख दिया। उसके बाद
इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड्स। यस। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। और मेरा ख्याल है क्या है, अगर मैं डेटा देखूं, कोई भी एनुअल एक्सपेंस और नहीं है। इंक्रीमेंटल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का हुआ है, ओवरहेड्स नहीं का कॉस्ट, चलो ओवरहेड्स ही है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, नॉन प्रोडक्शन है, सेलिंग मार्केटिंग में होती है, बस ठीक है, और नहीं है कुछ भी। इसके बाद आएगी एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसके बाद टैक्स गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा जी, जो भी होगा देख लेंगे बाद में, चले लिखते हैं ये। और लॉस ऑफ वर्किंग कैपिटल भी है आखिरी साल में, 15% लॉस ऑफ वर्किंग कैपिटल। 85% पैसे रिकवर होने हैं। नॉन कैश आइटम की हेडिंग है ये तीनों नॉन कैश आइटम्स थी। तो इसके बाद आ जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस। इस पे टैक्स निकालना है, 25% या जितने परसेंट भी कहा उसने। हाँ जी, टैक्स कितने परसेंट का है उसने, ध्यान से देखते हैं दोबारा, वैसे देख के लिखना चाहिए। टैक्स 25% ही था, ठीक है। डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना है, डेप्रिसिएशन को। गेन लॉस को रिवर्स करना है, गेन माइनस कर देना है, अगर हुआ लॉस एड बैक होगा, और ये भी एड बैक होगा, 15% लॉस। नॉन कैश है, ये तीनों नॉन कैश आइटम्स हैं। बस ये आपके आ जाएंगे नेट एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। लें जी, ये सारा फॉर्मेट हो गया, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इसके अंदर अभी हमने लिखना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रेमिसेस एंड मशीन, फिर उनकी नेट स्क्रैप, बल्कि स्क्रैप वैल्यू, नेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अच्छा जी, उसके अलावा वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो ये आ जाएगा नेट कैश फ्लोस ऑफ द प्रोजेक्ट। यहां तक पहले आएंगे, फिर एनपीवी हो, आईआरआर हो, जो भी निकालना है वो इसी से आएगा। लें जी, ये सारी सिचुएशन है। अब हमने एनपीवी निकालना है, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर भी लिख देंगे, डिस्काउंट एट 13% शायद, तो प्रेजेंट वैल्यू। लो जी, यहां तक हम आएंगे। इसमें फॉर्मेट में मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम होगी।
जी बच्चे। अच्छा जी, अब इसमें आपने क्या करना है, जिनके लिए कोई तगोदो नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जिनके लिए कैलकुलेटर से काम भी हो सकता है और छापा भी लग सकता है, तो सबसे पहले डिस्काउंट फैक्टर तो निकालें। डिस्काउंट फैक्टर 13% पे निकाल के कॉपी करें। ये कैसे निकालते होते हैं, 1 + 0.13 रेस पर -1 2 3 4, इस तरह आप ये निकालेंगे कैलकुलेटर पे। ये लें, डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कॉपी करें। इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट थी मशीन में और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट थी, तो ये बुलेट नंबर, इन्वेस्टमेंट दी हुई थी बुलेट नंबर 5 में। प्रेमिसेस में 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी में 1 मिलियन की है, और वर्किंग कैपिटल में, वो वर्किंग कैपिटल तो मैं वर्किंग करके लाऊंगा, तो 1 मिलियन और 1 मिलियन मिला लें तो टोटल 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है टोटल मशीनरी में और उसमें मिला लें 2 मिलियन की। अच्छा जी, स्क्रैप वैल्यू और उसमें से डिसमेंटलिंग कॉस्ट नेट करनी है। तो यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू थी हमारी 1.5 मिलियन की, डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी 0.3 मिलियन एट द एंड ऑफ 4th ईयर। कहीं नहीं लिखा हुआ ऑल कैश फ्लोज एट टुडे प्राइसेस, तो ये इन्फ्लेट नहीं करनी। वैसे भी ये चौथे साल के एंड की वैल्यूज दी हुई हैं, कहा हुआ है, तो हम एज्यूम करेंगे ये इन्फ्लेटेड है पहले से ही। 1.5 मिलियन -0.3 मिलियन, 1200। लें जी, इनको इन्फ्लेट ना करने बैठ जाइएगा, और अगर इन्फ्लेट करना है तो रेट भी नहीं दिया हुआ। तीन चीजों का सिर्फ इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है, सेल प्राइस का, वेरिएबल का और उसका मटेरियल का, और फिक्स का, बस। बाकी एडवर्टीजमेंट का भी नहीं दिया हुआ। इनको बोलते हैं स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स। जिनका दिया उस पे लगा देंगे जी। आ जाए, और कुछ नहीं है, आप ऊपर से तरतीब से चलते हैं। तो सबसे पहले सेल रेवेन्यू कैसे आएगा, अल्फा का। अल्फा की सेल प्राइस जो है, अल्फा की सेल प्राइस 31 रुपीज थी ईयर 1 में। 31 रुपीज ईयर 1 में थी, और अल्फा के सेल यूनिट्स थे, तो 31 रुपीज। लें जी, वर्किंग 1। अल्फा का सेल रेवेन्यू, हाँ जी, सेल प्राइस पर यूनिट क्या थी, 1 पे दी हुई थी ईयर 1 पे। सेल प्राइस पर यूनिट 31, और सेल यूनिट्स क्या हैं, अल्फा के सेल यूनिट्स गिवन थे, वो ऊपर दिए हुए थे बुलेट नंबर 1 में। 60,000, 60 लिखूंगा, 1,10,000, 1,00,000,
और 30,000। थाउजेंड्स। हाँ जी। अब ये मैंने इन्फ्लेट करना है। इन्फ्लेट करने का तरीका मैं क्या लगाता हूँ? इन्फ्लेट करने का तरीका क्या लगाता हूँ? एक तरीका ये होता है कि पिछले साल की फिगर पकड़ें, लास्ट ईयर इंटू 1 पॉइंट, जितना इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है 1.03। वो तरीका भी चलता है, वो ठीक है, मैं वैसे ये नहीं करता होता। इंटू 1.03 करें। हाँ जी, ये आ जाएगा। मैं ये नहीं करता, और मैं ये वर्किंग से भी अवॉइड करता हूँ वैसे। ये तरीका काबिल कबूल है, गलत नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता जाएगा, लेकिन हमने पॉइंट्स नहीं लिखने। थाउजेंड में जब भी करना है राउंड करके चलना है, राउंड किया है। ये आता है जी रेवेन्यू। इन्फ्लेटेड सेल प्राइस निकाल ली हमने। जी बच्चे, यूनिट्स भी थे और वो भी, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़ाया होता है। मैं इसका सपोर्टर नहीं हूँ ये तरीके का। समझाने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़ाया होना है पेपर में। मैं इस चीज़ का सपोर्टर हूँ कि यहीं पे नीचे लिखें कैसे। 31 रुपीज़ की सेल प्राइस थी पर यूनिट, उसको हमने इन्फ्लेट करना है रेस पर। पहली दफ़ा नहीं करना, ईयर 1 में नहीं करना ज़ीरो, ईयर 2 के लिए एक दफ़ा करना है, ईयर 3 के लिए 2 दफ़ा करना है। क्योंकि ईयर 1 पे ये प्राइस दी हुई थी, ईयर 1 पे प्राइस दी हुई थी, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा लें। पहले साल नहीं करना, दूसरे साल का एक दफ़ा का इन्फ्लेशन, तीसरे साल 2 दफ़ा, और ये चौथे साल का। इनटू सेल यूनिट्स, यूनिट्स नीचे लिख लूंगा। ये तरीका करता हूं मैं, इससे आपका टाइम बचेगा। सेल प्राइस ईयर 1 में है, इंटू 1.03 रेस पर जीरो। जीरो का मतलब है पहली दफा इन्फ्लेट नहीं कर रहा, हुआ है, इधर से इन्फ्लेट होगा 1 साल, 2 साल, 3 साल। और यूनिट्स तो नीचे यूनिट्स लिख लेता होता हूँ। तो यूनिट्स लिख लेता हूँ, नीचे लिख लो, ऊपर लिख लो, जहां मर्जी लिख लो। तो आ जाए जनाब यूनिट्स में। फिर अब ये तरीका मैं किया तो था, लेकिन मैं ये करता नहीं होता। तो सेल यूनिट्स, बाकी मैं मिटा दूंगा। ये मैंने सिर्फ आपके लिए किया था, अगर आपने ऐसे किया तब भी ठीक है। ये यूनिट्स हैं। तो 60, इसका चाहे रेफरेंस दे दें, ए कह के कर दें, बी कह दें, वर्किंग कह दें इसको। वर्किंग ना भी कहें, ए कह दें, तो ये जी ऊपर भी लिख सकते हैं। तो अब आ जाए जनाब, 31 इंटू 1.03 रेस पर ज़ीरो, और इसको इंटू ये यूनिट्स। अब कैलकुलेटर पे सिर्फ यूनिट चेंज करने हैं और रेस पावर चेंज करनी है। कैलकुलेटर पे यूनिट्स चेंज करने हैं, और ये रेस पावर चेंज करनी है जैसे यहाँ लिखी हुई है। ये लें जी, चेक करें, पता लगा क्या किया मैंने। जिसको ये तरीका ना समझ आए वो अपने पुराने तरीके से ही कर सकते हैं, जो मैंने नीचे किया था। वो भी काबिल कबूल है, बट वो टाइम वेस्ट करा देगा। अल्फा के यूनिट्स हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। जी, अल्फा के सेल यूनिट्स।
हाँ जी, इसी तरह बीटा के सेल यूनिट्स। बीटा के सेल यूनिट्स कितने थे? 75,000, 137.5, 125,000, 37.5। तो अब उसका रेवेन्यू लिखना है। उसकी सेल प्राइस थी 23 रुपए। बिल्कुल यही हरकत करनी है, लेकिन 23 रुपए के साथ। यहां पर सेल यूनिट्स की जगह मैं लिख दूंगा ए, और इधर सेल यूनिट्स की जगह लिख दूंगा बी। सेल प्राइस 3% इन्फ्लेट होनी है, तो 23 इन्फ्लेट करना है, लेकिन पहली दफा नहीं करना, तो रेस पर जीरो, और यूनिट्स इंटू 75,000 यूनिट्स। ये लें जी, ये रेवेन्यू निकल आया। चेक करें आप लोग। राउंडेड फिगर्स लिखनी है यहाँ पे, इसीलिए मैं ये राउंड कर रहा हूँ। ये आ गई, दोनों का रेवेन्यू आ गया है। अब दोनों की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिखें। बिल्कुल ऐसे ही उनको भी इन्फ्लेट करना है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 12 रुपए और 9 रुपए। 12 रुपए और 9 रुपए। लें जी, यहाँ पे लिखेंगे 12 रुपए, 12 रुपए और 9 रुपए पर यूनिट। लेकिन वो कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट 3% इन्फ्लेट नहीं हो रही। अच्छा, वो भी 3% ही हो रही है बाई चांस, चलो ये भी अच्छा हुआ है। मटेरियल कॉस्ट 3% इन्फ्लेट हो रही है, तो अक्लमंदी थी कंट्रीब्यूशन से भी शुरू कर सकते थे। कंट्रीब्यूशन से भी शुरू कर सकते थे। ये तो और जल्दी हो जाता अगर मैं कंट्रीब्यूशन से शुरू करता। इन सब का इन्फ्लेशन रेट 3% है। इसका भी 3% है। इसकी वेरिएबल कॉस्ट का भी 3 है। इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। तो अक्लमंदी होती है जब इन्फ्लेशन रेट सेम हो, तो नेट करके कंट्रीब्यूशन से शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट हो फिर ये नहीं लगा सकते शॉर्टकट। चलें जनाब, आगे चलो बच्चों। अब ये अमाउंट निकालने लगे हैं हम। निकाले जरा प्लीज ये आप। क्या आती है कॉस्ट? 12 रुपए इंटू 1.03 रेस पर, पहले साल में इन्फ्लेट नहीं करना, और इंटू अल्फा के यूनिट्स। ये जी अमाउंट आती है मटेरियल कॉस्ट की। अगर आपने मेरे वाले तरीके से नहीं किया, तो जिस मर्जी तरीके से किया, आपके जो टीचर ने कराया वो काबिल कबूल है। हाँ जी, 9 रुपए के हिसाब से इंटू 1.03, इन्फ्लेट पहली दफा नहीं करना, इंटू यूनिट्स 75,675। लो जी। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट 1 मिलियन थी। इन फर्स्ट ईयर लिखा हुआ था 1 मिलियन इन ईयर वन। उसको भी इन्फ्लेट करना है, वो 5% से इन्फ्लेट करना है। पहले साल नहीं करना। जब पहले साल इन्फ्लेट नहीं करते तो रेस पर जीरो ले लेते हैं। 1 मिलियन किया जी। 1 मिलियन इंटू 1.05 रेस पर, पहली दफा नहीं करना। ये ले, 1 मिलियन ही आ जाएगा। आगे ये अमाउंट्स आती है। अब हमारे पास एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है, इसको इन्फ्लेट नहीं करना क्योंकि ये अमाउंट दी हुई थी, और इसका इन्फ्लेशन रेट भी नहीं दिया हुआ। तो उसने कहा था जी पहले साल हमारी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होगी 5 लाख रुपए, अगले 2 साल होगी 2 लाख रुपए पर एनम।
इसमें नहीं होनी। अच्छा जी, अब हमारे पास सिर्फ रह गया है वो टैक्स डेप्रिसिएशन रह गई है। तो ये वर्किंग में करने लगा हूं पहली मस्ट, टैक्स डेप्रिसिएशन। हाँ जी, ये टैक्स डेप्रिसिएशन जो आएगी, चलें, वर्किंग वन, टैक्स डेप्रिसिएशन एनुअल टैक्स डेप्रिसिएशन एंड गेन लॉस। जी जनाब। जो पहला साल है उस पे इनिशियल अलाउंस भी है। इनिशियल अलाउंस है, कितने है जी इनिशियल अलाउंस? मशीनरी और प्रेमिसेस पे 20% का इनिशियल अलाउंस है, यानी 2 मिलियन पे, 2 मिलियन पे 20% का इनिशियल अलाउंस है। 1000 कॉमन लेके कर रहे हैं कैलकुलेशन। हाँ जी, 2000 इंटू 20%, ये आ गया जी इनिशियल अलाउंस। नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो होती है 2 मिलियन माइनस ये 0.4 मिलियन, और इसके ऊपर ले लेना है 25%। नॉर्मल डेप्रिसिएशन 25% थी जी, रिड्यूसिंग बैलेंस। 2 मिलियन माइनस 400 इंटू 25%, लें जी, बाई चांस ये भी 400 की आ गई, तो पहले साल की जो डेप्रिसिएशन आएगी दोनों जमा करके 800 की डेप्रिसिएशन आ जाती है। इनिशियल अलाउंस सिर्फ पहले साल होता है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन हर साल होती है। 2 मिलियन की कॉस्ट माइनस पिछली इनिशियल अलाउंस माइनस करके जो बचेगा उसका 25%। अगले साल जो ईयर 2 होगा उसमें कैसे निकालेंगे बताएं? नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? ईयर 2 की नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे आएगी बताएं जी जनाब? ईयर 2 की नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? किसी को पता हो? जी बच्चे, मैसेज करें जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ जी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, जी बिल्कुल साइम साहब, बिल्कुल ठीक है। इनिशियल अलाउंस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू रिटर्न डाउन, गलत है। अल्लाह अकबर। इनिशियल अलाउंस कैसे निकलता है बेटा? ये निकलता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू इनिशियल अलाउंस का रेट। और नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे आती है पहले साल की? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस अमाउंट ऑफ इनिशियल अलाउंस, और उसके बाद नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट, ये। लेकिन ये जो आपकी निकलेगी, इसमें आपको हर दफा पिछली डेप्रिसिएशन माइनस करके निकालना है। तो मैं शॉर्टकट लगाता हूँ, वो शॉर्टकट ये होता है,
शॉर्टकट होता है नॉर्मल डेप्रिसिएशन का, कि प्रीवियस नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो निकली है ना, प्रीवियस नॉर्मल डेप्रिसिएशन, उसका 75% कर लें। नॉर्मल डेप्रिसिएशन का, ये नॉर्मल है 400, उसका 25 नहीं लेना, 75%। ये आ गई, ये जो पिछला 400 निकला हुआ था। इसी तरह ईयर 3 में, यानी प्रीवियस नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्या थी, वो जो 400 रुपए की थी, यानी 0.4 मिलियन, उसका 75%। ये शॉर्टकट होता है जी। प्रीवियस डेप्रिसिएशन का 75%, तीसरे साल की भी निकाल लें इसी तरह। नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, 3 लाख रुपए जो है इसका इंटू 75%, ये शॉर्टकट लगाना है नॉर्मल डेप्रिसिएशन। 75%, ये आ गई 225। चौथे साल की नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्या आएगी, 4 सालों की ये आ गई। हाँ जी, 168, यानी 169। और इसका टोटल कर लेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये सारी आ गई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये क्यों निकाली है, ताकि एसिड की कैरिंग वैल्यू का तयन हो सके। इन सबको ऐड किया है मैंने, इनको 800, 300, 300 और 225 ये। अब हमने ईयर 4 में ही गेन लॉस निकालना है। गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना है। हाँ जी, हमारी स्क्रैप वैल्यू थी 1.5 मिलियन, इसमें से डिसमेंटलिंग कॉस्ट, अगर टैक्स अलाउेबल है तो यहाँ लेस होगी, नहीं तो नहीं होगी। इधर मेन टेबल में तो करें, यहां टैक्स के लिए तब लेस होगी जब अलाउड हो। अगर वो कह देता ना नॉट अलाउड फॉर टैक्स है, फिर मैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट को ऊपर तो लेता रहता, लेकिन यहां नहीं माइनस होती। फिर जब भी अलाउड फॉर टैक्स होगी तब यहाँ पे लेस करके नेट स्क्रैप को इस्तेमाल करना है गेन लॉस के लिए। हाँ जी, 300 की थी। अगर वो कह देता ना कि अलाउड फॉर टैक्स नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे ऊपर तो ले लेनी थी मैंने माइनस करके 1200, नीचे नहीं लेनी थी टैक्स गेन लॉस निकालते हुए। अब उसने अलाउड फॉर टैक्स कहा है, इसीलिए मैं इसको एज एन एक्सपेंस इसमें से माइनस करके बाकी नेट स्क्रैप को लूंगा। यानी असूल क्या है, असूल क्या है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। एनपीवी के टेबल में आनी आनी है, कैश आउटफ्लो है लास्ट ईयर में। अगर कह दे अलाउड फॉर टैक्स, तो फिर गेन लॉस निकालने के लिए यूज करना है उसको। लो, ठीक है, गेन लॉस निकालने के लिए इस्तेमाल करना है। अगर वो कह दे नॉट अलाउड फॉर टैक्स, फिर आपको ने इसको इग्नोर करना है, फॉर टैक्स गेन लॉस। अगर आप इग्नोर करेंगे ना तो गेन ज्यादा निकल आएगा, अगर गेन निकलना होगा तो। नॉट अलाउड फॉर टैक्स कह दे तो इधर इग्नोर होगा, एनपीवी के टेबल में नहीं, यहाँ नहीं फिर लिखता, फिर मैं यहाँ जीरो लिखता ना लिखता, बल्कि फिर ये लाइन आइटम ही ना लिखता।
फिर मैंने स्क्रैप वैल्यू पूरी लिखनी थी। अब मेरी स्क्रैप 1200 रुपये ही आएगी। ये देख लें, डिसमेंटलिंग कॉस्ट या डिस्पोजल कॉस्ट का ये असूल है। एनपीवी के टेबल में इसने आना ही आना है, नेट ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप में से माइनस होना है। उसमें तो ऑलवेज आखिरी साल आना है। अगर अलाउड फॉर टैक्स लिखा होगा तो गेन की कैलकुलेशन में काउंट करेंगे, नहीं तो नहीं, गेन लॉस की। अच्छा जी, स्क्रैप में से फिर माइनस क्या करते हैं? कैरिंग वैल्यू ऑफ वेसल। कॉस्ट थी 2 मिलियन और एक्यूमुलेटेड थी 1494, ये ऊपर निकाली हुई। ये कैरिंग वैल्यू है। अजान हो रही है, मैं जरा खामोश हो रहा हूँ। जी बेटा, यहां तक कोई मसला मसाइल? ये एक सवाल हम कर रहे हैं और इस एक सवाल में सारे मसाइल आ गए जो आई कैप के पेपरों में होते हैं। डिसमेंटलिंग कॉस्ट का पॉइंट भी आ गया, अलाउड फॉर टैक्स का हो ना कहा हो, ओवरहॉलिंग नहीं आई। बस अगर ओवरहॉलिंग बीच में मैं ऐड कर देता तो ये और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता। अगर ओवरऑलिंग कॉस्ट आ जाए तो उसको सेपरेट एसेट की तरह डील कर लें, उसकी डेप्रिसिएशन अलहदा निकाल लें। डेप्रिसिएशन अलहदा निकालनी, गेन लॉस इकट्ठा ही निकालना है। लें जी। अब हमारे लिए डेप्रिसिएशन, अच्छा गेन आया है 694 का। अब मैं यहां से ही उठाने लगा हूं डेप्रिसिएशन 800। ये है डेप्रिसिएशन, जरा चेक कर लूं। 800, 300, 225 और ये, उसके बाद जो गेन था, गेन 694, ये ले। अच्छा, जितने से मैंने ये लेस किया है इसी को ऐड बैक भी कर देनी चाहिए। ये जो लेस किया है इसी को नीचे ऐड बैक भी करना है। और ये गेन को माइनस करना है। अब सिर्फ वर्किंग कैपिटल की मैंने वो करनी है, वर्किंग। बाकी सवाल में तो कुछ भी नहीं है।
खत्म हो गया सवाल तकरीबन। चलो। तो वर्किंग वन डेप्रिसिएशन की थी, डिटेल से की, शिफ्ट भी कर दी। अब सिर्फ टैक्स रह गया बीच में, प्रॉफिट लॉस रह गया है बाकी। अब हाँ, वर्किंग कैपिटल की वर्किंग पे आ जाए। बेटा कोई सवाल हो आपका यहाँ तक? क्लियर है सब कुछ? मसाइल हल हुए कि नहीं, अगर कोई मसला था? जी बच्चे, मसाइल हल हो गए हैं? गुड। वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे निकालते हैं? वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जब तक उसने इसको खुद इंक्रीज ना किया हम नहीं करेंगे। हाँ जी। तो वर्किंग कैपिटल जो है, उसके लिए पहली लाइन में लिखते हैं इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। हर साल कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? थाउजेंड्स में हमने करें तो ये 1 मिलियन पहली दफा प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे चाहिए थी। अगर उसने इंक्रीज नहीं किया तो हर साल 1 मिलियन ही चाहिए, प्रोजेक्ट के आखिरी साल में जीरो चाहिए। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। अब हमने एनपीवी के टेबल में ये नहीं लिखनी, हमने इसकी चेंजेस लिखनी है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसमें असूल होता है कि अगर इंक्रीज है तो आउटफ्लो ट्रीट कर लो, अगर डिक्रीज है वर्किंग कैपिटल पिछले साल के मुकाबले में तो कैश इनफ्लो ट्रीट कर लो। ये होता है वर्किंग कैपिटल का रूल। पिछले साल के मुकाबले में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, देन कैश आउटफ्लो। अगर पिछले साल के मुकाबले में वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर रहा है, देन कैश इनफ्लो। अब देखें, ये जो पहले साल का 1,000 है, इससे पीछे तो कुछ था ही नहीं, तो ये सारा इंक्रीज काउंट होगा, इंक्रीज काउंट होगा, इंक्रीज काउंट होगा। तो इंक्रीज को आउटफ्लो लेना है। अच्छा जी। अगले साल में 1,000 और पिछले में भी नो चेंज, जीरो। ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, आगे भी जीरो, जीरो। क्योंकि ईयर 3 को ईयर 2 से कंपेयर करना है तो नो चेंज। हाँ, इधर हमारा वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर रहा है, तो ये सारे का सारा इनफ्लो ट्रीट होगा 1,000 का। तो माइनस का 1,000 इधर लिखना था, माइनस का 1,000 इधर लिखना था। दरमियान वाले सालों में कुछ नहीं आना। आखिरी साल में मैंने ये 1,000 का लिखना था, लेकिन उसने कहा था इसमें से 85% रिकवर होगा, बाकी 15% का लॉस है। तो जितना रिकवर होगा उतना इनफ्लो के तौर पे शो करना है यहाँ पे। तो ये फिर अब मैं पूरा शो नहीं कर सकता, उसका 85%। बाकी 15% जो नहीं रिकवर हुआ वो, उसको वर्किंग कैपिटल रिटर्न ऑफ कहता है क्या, या मैं लॉस ऑफ वर्किंग कैपिटल कहता हूँ। तो 15% क्या बनता है? 1,000 का 15%।
लें जी, ये पहले लेस किया, लॉस है, और बाद में ऐड बैक, लॉस ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये कैसे निकला है लॉस ऑफ वर्किंग कैपिटल? 1 मिलियन का 15%, आखिरी साल। पहले लेस किया, बाद में ऐड बैक, नॉन कैश आइटम है इसीलिए। लो जी, हमारी वर्किंग मुकम्मल हो गई है, वर्किंग 2, सारा टेबल मुकम्मल हो गया है। अब सिर्फ प्लस माइनस करना है, नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे, एनपीवी आ जाएगी, ले जी। यहां तक हम आएंगे टैक्सेबल प्रॉफिट तक। तो अब सारे को प्लस माइनस करेंगे, लॉस आ गया, लॉस आ गया, लॉस। इस पे टैक्स निकालना है, 25%। राउंड करके ये लिख दिया। तो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में ये यहां से यहां तक सारा प्लस माइनस करने के बाद लें जी, ये आता है। और नीचे नेट कैश फ्लोज क्या आते हैं? लें जी, ये नेट कैश फ्लोज आ गए, जीरो पे माइनस है। आप लोग भी जरा चेक कर लें, क्या यही आती हैं फिगर्स? ये नेट कैश फ्लोज की, बस ठीक है। ऑल्दो मैं तो एक्सेल पे कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप चेक करते जाएं, कॉपी पेस्ट नहीं करनी। यही फिगर्स आती हैं तो ठीक है। अब इसको डिस्काउंट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर से। ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। एनपीवी क्या आ गई? नेट प्रेजेंट वैल्यू, 1981। ये है जी नेट प्रेजेंट वैल्यू, 1981 पॉजिटिव है। तो अगर हमने डिसीजन लेना होगा तो हम कहेंगे प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन बिकॉज एनपीवी इज पॉजिटिव। लो जी बेटा, ये मैंने अभी एक मेथड से फैसला किया है, और एनपीवी का ही फैसला चलता है मेनली। बाकी कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, लेकिन उस पर डिसीजन करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई मसला है तो पूछ लें। यही नेट कैश फ्लोज लेके चल रहे हैं अब आईआरआर के लिए, ये नेट कैश फ्लोज, इन्हीं नेट कैश फ्लो से आईआरआर आनी है, इसी से पे बैक निकलना है। तो मैं अब निकालने लगा हूँ पे बैक पीरियड। हाँ जी, पे बैक पीरियड। जी, लिखेंगे यहाँ पे नेट कैश फ्लोज हर साल के, ये ऊपर से कॉपी कर लेंगे। टेबल तो जैसे मर्जी बना लें जी।
नीचे वाली लाइन को बोलते हैं जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस। हाँ जी। अब आपने क्या करना है, माइनस का 3,000 इन्वेस्टमेंट थी, 718 रिकवर हो गया, तो बाकी कितना रह गया? 3,000 में से 718 रिकवर हो गया, बाकी रह गया 2283 रुपए। 2283 में से 2239 रिकवर हो गया, बाकी रह गया सिर्फ 43 रुपीज। तो मेरा पे बैक 2 साल से थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। 2 साल से ज्यादा है, 3 साल से कम है। तो वो अभी निकाल लेते हैं, ये तो चलो पॉजिटिव ही आना है, आगे नहीं बनाने की जरूरत। तो अब हमारा पे बैक पीरियड कितने साल है? जी, 2 साल और प्लस जितने ईयर्स बनेंगे, तो 2 साल प्लस। वो कैसे निकालना है? ये जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट की रह गई थी, इसको कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय जितनी रिकवर हुई है तीसरे साल में। रिकवरेबल डिवाइडेड बाय रिकवर्ड। 43 जो रह गई थी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी, डिवाइडेड बाय 1984। 43 डिवाइडेड बाय 1984। लें जी, ये ईयर्स आ जाते हैं 2.02 ईयर्स। ये पे बैक पीरियड का आंसर है। जितनी इन्वेस्टमेंट रह गई थी ना, माइनस से प्लस में हुई है। जिस साल वो माइनस से प्लस में गई है, माइनस से प्लस में गई है, तो जो आखिरी माइनस है उसको कहेंगे रिकवरेबल अमाउंट, और अगले साल को कहेंगे रिकवर्ड। तो रिकवरेबल डिवाइड बाय रिकवर्ड करना है, रिकवरेबल डिवाइड बाय रिकवर्ड, या इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो। ये आपका आंसर आ गया पे बैक पीरियड का। अब आईआरआर का भी आंसर निकालना है जी। यहां तक बताएं जी, पे बैक पीरियड पता लग गया कैसे निकलना है? 2 साल में पूरे पैसे रिकवर नहीं हुए थे, 43,000 रह गया था। तो 2 साल, 2.02 ईयर्स। अब हमारा आखिरी मेथड होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आईआरआर कहते हैं। आईआरआर के लिए तो दो डिस्काउंट रेट चाहिए और दो एनपीवी चाहिए। एक एनपीवी हमने ऊपर निकाली हुई है, तो लिखेंगे जी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि ये एनपीवी पॉजिटिव थी, ये वाली एनपीवी पॉजिटिव थी, तो 13% को कहेंगे लो डिस्काउंट रेट। और इस पे जो एनपीवी निकली हुई थी एट लो डिस्काउंट रेट, एनपीवीएल। अब हाई डिस्काउंट रेट आपने लेना है जिसपे एनपीवी नेगेटिव आए। अच्छा, अब मेरी आदत ये है कि जो ये रेट पहला लिया होता है, मैं नॉर्मली गेस करना होता है, तो मैं इसके डबल से ऊपर नहीं जाता। मतलब अगर 13 है तो 13 का डबल है 26। तो मैं हाई डिस्काउंट रेट अपनी तरफ से ज्यूम करूंगा, और मैं डबल से ऊपर नहीं जाता। बस ठीक है, आ गई तो ठीक है, ना आई तो कोई नहीं, वही लेके चले जाएंगे। तो 20, ये कोई असूल नहीं है, फिक्स नहीं है, ये मेरी अपनी मर्जी है। 20 ले लें, 21 ले लें, 22 ले लें, जो मर्जी ले लें। ठीक है, मैं डबल से ऊपर नहीं जाता। 21 ले लूंगा, 22 ले लूंगा, 23 ले लूंगा, 25 ले लूंगा, जो मर्जी ले लें, डबल से ऊपर नहीं जाता मैं। तो एनपीवी एट हाई डिस्काउंट रेट ये नहीं है मेरे पास, ये तो अभी निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए ऊपर से ये नेट कैश फ्लो बिल्कुल पहले की तरह कॉपी करेंगे। हाँ जी, 0,
वही साल है, नेट कैश फ्लोज है। अब इसको हमने डिस्काउंट करना है कितने परसेंट पे? 26% पे डिस्काउंट करना है। एज्यूम्ड है को 25 पे कर ले, को 24 पे, जिस पे करना है मर्जी आपकी। ये ले, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये एनपीवी कितनी निकल आती है? 759 पॉजिटिव। ऐसे नेगेटिव आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई। तो कोई नहीं, अब दोबारा दोबारा नहीं हल करते होते, दोबारा दोबारा हल नहीं करते होते। ये जो हाई डिस्काउंट रेट है इस पे नेगेटिव एनपीवी आनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव आ गई है तो कोई मसला नहीं, आप पॉजिटिव लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, इतनी कोई टेंशन नहीं है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनपीवी होना कंपलसरी कंडीशन नहीं है, रिकमेंडेड है। चलो अब ये नेगेटिव नहीं आई तो कोई मसला नहीं, अब आप आईआरआर का फॉर्मूला लगा लें। हाँ जी, लो रेट था 13%, प्लस एनपीवी एट लो रेट थी 1981, डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट। अच्छा जी, इनटू हाई माइनस लो, 26% माइनस 13%। तो ये अब हमारे पास आईआरआर का आंसर आ जाएगा। एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट। ले जी, ये आता है 34 पॉइंट समथिंग आंसर, 34.08। काफी ज्यादा है, इसीलिए तो नेगेटिव नहीं आई थी ये 26% पे। तो क्योंकि ये मेरा सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन है, तो इसमें ये थोड़े से मसाइल पाए जाते हैं कि मतलब मसला यही है कि वो इतनी ज्यादा आईआरआर आ रही है, कोई मसला नहीं, प्रोसीजर समझना जरूरी है। अब कुछ बच्चे 26% पे अगर नेगेटिव नहीं हुई तो वो फिर 28 पे करेंगे, फिर 30 पे करेंगे, इतना टाइम नहीं होता बार बार करें। बस जिस रेट पे आपने एज्यूम रेट पे कर ली, अगर वो एज्यूम रेट पे नेगेटिव नहीं आई तो कोई मसला नहीं, दो पॉजिटिव एनपीवी लेके भी सॉल्व हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। चलें जी, मुकम्मल हो गया हमारा ये टॉपिक। इसमें अब आपका कोई सवाल है तो पूछें। जी बच्चे, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? समझ आ गया बच्चों? जी जनाब, नो डाउट। वैसे मैंने एक्सेल पे किया थोड़ा टाइम बचाने के लिए। तो अब आपका किसी भी आई कैप के पास्ट पेपर के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं, फोरम ओपन है। अभी हमारे पास टाइम है 15-20 मिनट का, तो मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे बात करूंगा। जी बेटा, लेकिन अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो क्वेश्चन करना है वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपने वो ड्राइव से डाउनलोड करके कल करके आना है, मैं टैली करूंगा।
आते साथ ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से मस्ट आता है 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन। वो भी ऐसा ही एक एक सवाल होगा और उस एक सवाल में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। एमएफए में अच्छी बात यह है कि आप एक दो ऐसे सवाल कर लें जिनमें सारे मसाइल पाए जाते हैं तो आप कवर कर सकते हैं। नो डाउट इतना लेंथी आता नहीं, टाइम पेपर में भी आई कैप ने टाइम को देखना होता है, लेकिन हम अभी कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी पे जा रहे हैं, टाइम हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है अभी। टाइम स्पीड बनाना आपका काम है, लेकिन मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट देना और जहाँ पे आपके कोई डाउट्स हैं तो उनको क्लैरिफाई करना है। ड्राइव का लिंक मैं मैसेज में टाइप कर रहा हूं, आप यहां से जाके ओपन कर लीजिएगा। bit.ly MFA by अब्दुल अजीम। ये ले जी, मैंने टाइप कर दिया, आपको आ जाएगा अभी, बल्कि आ गया होगा। ठीक है, तो ये लिंक आप कॉपी कर सकते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन हो आई कैप के पास पेपर से रिलेटेड? जी, कल मैं जो क्लास स्टार्ट करूंगा बेटा वो मगरिब के बाद करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी क्लास है, वो मैं समझ रहा था सिलेबस खत्म हो जाएगा रिवीजन का, तो उनकी रिवीजन मैं करवा रहा हूँ पोस्ट रिजल्ट बैच की। वो नहीं हुआ तो कल हम आफ्टर मगरिब क्लास स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा प्रोलॉन्ग करेंगे, यानी आप समझें 6 से 9 होगी कल क्लास, 3 घंटे, 6 से 9 होगी, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो, 6 से 9। वो मैंने जब टाइम टेबल अवेलेबिलिटी दी थी तब मुम था, पॉसिबल था शायद वो खत्म हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो 6 से 9 मेरी अपनी क्लास की रिवीजन चल रही है अभी। जी बच्चे। जी, लाइन आइटम नंबर 8 जो है, लाइन आइटम नंबर 8, उस पे वो पूछते हैं इन्फ्लेशन का इफेक्ट कैसे लेना है। हाँ जी, लाइन आइटम 8 पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट कैसे लेना है बेटा, वैसे ही लेंगे जैसे लेना था। मसलन फॉर एग्जांपल आपकी अमाउंट, हाँ जी, आई कैप जैसे लेता है, मैं बता देता हूँ आपको। वैसे इसमें क्या नाम है, थोड़ी वेरिएशन पाई जाती है, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी करें। अगर आई कैप कह देता है ऑल कैश फ्लोज एट टुडे रेट्स, और आपको रेंट एक्सपेंस का हो एट एंड ऑफ ईच ईयर, तो आप रेंट को यहाँ से इन्फ्लेट करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ मसलन फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का रेंट है, 1000 रुपए का रेंट है, 1000 रुपए का रेंट है, तो क्योंकि ऑल कैश फ्लो है टुडे रेट्स का है, तो 1000 रुपए का रेंट इंटू 1.10 रेस पर 1,
फिर 1,000 रुपए का रेंट इंटू 1.10 रेस पर 2, 1,000 रुपए का रेंट इंटू 1.10 रेस पर 3, और इंटू 1.10 रेस पर 4। तो ये इन्फ्लेटेड अमाउंट्स आ जाएंगी। ये तो है एंड ऑफ ईच ईयर पे कैश फ्लो। अगर ऑल कैश फ्लो लिखा हुआ है, स्क्रीन शो नहीं हो रही, सॉरी। जी बेटा। अगर कहा हुआ है ऑल कैश फ्लोस एट टुडे रेट्स, ये कहा हुआ है, तो ये रेंट जीरो वाले पॉइंट पे दिया हुआ है। जब मैंने इसको ईयर 1 2 3 4 में लिखना है तो इस तरह इन्फ्लेट करके लिखना है। अच्छा, जब वो कह दे रेंट एक्सपेंस एट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, ये फिक्रा लिखा हुआ है ऑल कैश फ्लोज वाला, लेकिन वो कह दे एट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, तो आई कैप में बिल्कुल इसको इसी तरह इन्फ्लेट किया जाता है। जैसे ये 1,000 को करेंगे तो 1,100, 1,210, या अच्छा जी, शायद जो मैं कर ही लूँ, क्या आती है अमाउंट, 13,331 और 1,464। एंड ऑफ ईच ईयर की वजह से आप यहाँ नहीं लिखेंगे, आप इसको एक एक पीरियड बैक लाते जाएंगे। ये करता है क्या, यानी आई कैप पहले इन्फ्लेट करता है रेलेवेंट ईयर पे, फिर उसके बाद उसको बैक करता है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। मैं वैसे इसका हामी नहीं हूं। मैं हामी ये हूं कि आपने पहले टाइमलाइन पे इसको देखना है किस टाइम पे आ रहा है। स्टार्ट ऑफ ईच ईयर का जो आइटम है उसको पहले आप बैक करें, यानी 1,000, 1,000, 1,000, 1,000। अब इस पे इन्फ्लेशन लगाएं तो जीरो पे नहीं होता इन्फ्लेशन, इधर इन्फ्लेशन होना है। मैं इसका हामी हूं। जी, ये चलेगा। तो अगर आप आई कैप को फॉलो करना चाहते हैं तो पहले इन्फ्लेट करें फिर बैक करें। और अगर आप आई कैप को फॉलो नहीं करना चाहते, जो ज्यादातर उस्ताद कहते हैं वो यही है कि पहले टाइमिंग आइडेंटिफाई करते हैं, फिर टाइमिंग के मुताबिक बाद में इन्फ्लेशन लगाते हैं। दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो आइडेंटिफाई करें और देन इन्फ्लेट करें। दूसरा तरीका होता है कि पहले इन्फ्लेट कर लें और फिर देन बैक कर लें, स्टार्ट ऑफ ईच ईयर वाला। ज्यादा बेहतर ये चलता होता है, टाइमिंग रेलेवेंट टाइम पीरियड पे ले जाएं और फिर उसको इन्फ्लेट करें, जो मैंने ये किया। ये अप्रोच है जनाब। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मुकम्मल हो गया होगा। आई कैप ये करता है कि पहले इन्फ्लेट कर लेता है बाद में बैक करता है। ठीक है, दोनों कबूल है, वैसे कोई इतना मसला नहीं है। जब आई कैप ने वो किया हुआ है तो फिर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। लेकिन जीरो पे वैसे इन्फ्लेशन आता नहीं, ये बात हमने पहले भी बताई है। इन्फ्लेशन आना है, टू से तो मस्ट आना है, वन से कभी आएगा कभी नहीं आएगा। इट विल डिपेंड अपॉन द डेटा। जी बच्चे, और कोई बात? ये अच्छा सवाल था। इस पे कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है सोल्यूशन में भी और डिस्कशन में भी, टीचर्स के आपस में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है इस पे। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली देखें तो ये टाइमिंग वाला ज्यादा लॉजिकल है, कि पहले टाइमिंग आइडेंटिफाई करें देन इन्फ्लेट करें। फाइनल में आई कैप ऐसे ही करता है, पहले टाइमिंग आइडेंटिफाई करते हैं देन टाइमिंग के बाद इन्फ्लेट करते हैं। इंटर में उन बस हर एग्जामिनर की अपनी एजम्पशन होती है। सॉल्यूशन बनाने वाला एक सॉल्यूशन दे रहा है और कई सॉल्यूशन है जो वो आपको दे नहीं रहा, लेकिन वो इंपॉर्टेंस देते हैं। ये बात ज़हन में रखें कि वो जालिम जरूर है लेकिन इतने जालिम नहीं।
ठीक है, यानी वो आपके सॉल्यूशंस को बिल्कुल ये छुरा नहीं चला देते कि वर्ड बाय वर्ड सेम है तो ठीक है, नहीं तो उड़ाओ उस बच्चे को। ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है बच्चे, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग, और ऑल्टरनेटिव एजम्पशंस और सॉल्यूशंस को अहमियत दी जाती है। अच्छा जी, हमने कल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक करना है, और बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस का मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा कि आपने जब भी इनकम स्टेटमेंट का सवाल करना है तो आपने उसकी क्या अप्रोच लेके चलनी है। जी, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल करना है तो आपने क्या अप्रोच लेके चलनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल